नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 फरवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। देखो, हमारे पास में आर्टिकल्स की बात करें तो ये आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, दोनों आर्टिकल्स रिलेटेड है इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। इस वाले आर्टिकल में बताया गया है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है, जो इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की लास्ट मीटिंग है, इसमें अकोमोडेटिव स्टांस को कंटिन्यू रखा है। दैट मीन्स आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जिनको हम पॉलिसी रेट्स बोलते हैं, उनको हाई नहीं किया है, मतलब बढ़ाया नहीं है। जो चल रहा है वो कंटिन्यू किया है। दूसरा इधर वाला इन परसूट ऑफ ग्रोथ, कि हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर के क्या तो हमारे पास में आइडियाज़ हैं, इन्फ्लेशन का कितना प्रेशर है और इंटरनेशनली क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक आर्टिकल रहेगा यहाँ पर इंडिया श्रीलंका रिलेशन से रिलेटेड, तो ये भी हम जानेंगे। इसके आगे ये दो आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल तो हम देखेंगे फॉरेस्ट कवर से रिलेटेड, ठीक है। आर्टिकल लिखा गया है यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर के द्वारा, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर के द्वारा। और दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। हमारे यहाँ पर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एम्प्लॉयर्स को रिलैक्सेशन देना ज़रूरी है। तो एम्प्लॉयर्स के लिए क्या हार्डशिप है वो जानेंगे और कैसे उनको थोड़ा रिलैक्स किया जा सकता है वो जानेंगे। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको देखेंगे। बाकी एक दो आर्टिकल्स हैं जो इनके ऊपर आप खुद से नज़र एक बार डालोगे, ठीक है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं हम। फर्स्ट आर्टिकल है मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज़। देखो, अब सीधी सी बात यह है कि अभी रिसेंट आपको पता है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, अभी 2021 में ही आई थी। तो इसमें ये दिखाया गया कि इंडिया में टोटल 80.9 मिलियन हेक्टेयर ऐसी ज़मीन है जहां पर हम टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के तौर पे उसको कंसिडर करते हैं। ये डेटा काम का आप लिखते जाओ, ठीक है। दूसरा, अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट कवर कितना आ रहा है, 24.62%। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा 2019 हर ये देखो 2 साल से होने वाली ये सर्वे होती है, ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे, है ना। तो इसकी जो रिपोर्ट रिलीज होती है हर 2 साल में रिलीज होती है। तो 2019 से 2021 के बीच में इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज हुआ, 2261 स्क्वायर किलोमीटर। तो बोले ये डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप, ठीक है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो फॉरेस्ट है उसकी डेफिनेशन जो है उसको आपने ठीक से नहीं लिया, और ये भी कहा जा रहा है कि प्लांटेशन है उसको आपने फॉरेस्ट की डेफिनेशन में ले लिया, इसलिए फॉरेस्ट जो एक्चुअल में नेचुरल वेजिटेशन जो होती है उसको आपने थोड़ा सा अंडरमाइन कर दिया। दूसरी तरफ इकोलॉजिकल बैलेंस में जो प्लांटेशन का रोल है उसको उन एक्सपर्ट्स ने इग्नोर किया। ये यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहे हैं। मतलब ये कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन में जिस तरीके से हम केवल नेचुरल वेजिटेशन को ले, वहाँ पर प्लांटेशन दैट मीन्स ह्यूमन के हिसाब से कुछ वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हों, चाहे फिर वो प्लांटेशन किसी चीज़ का भी हो, है ना, वो अपनी चाहे कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए हो, चाहे हम कोस्टल लाइन में सी के एग्रेशन को रोकने के लिए करें, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए अगर हम प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो बोलो उनके रोल को, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में वो एक्सपर्ट्स इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि प्लांटेशन को फॉरेस्ट की डेफिनेशन में लेने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, फिर मुद्दा आता है कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन के पीछे फिर आपके पास में क्या एक बेस है। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल में जो डेफिनेशन दी हुई है ना, उसी को फॉलो करते हुए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट कवर की डेफिनेशन तैयार की हुई है, जिसके तहत क्या है कि मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए। किसी भी एरिया को फॉरेस्ट कवर के तौर पे अगर आप लेना चाहो तो वो एरिया कितना होना चाहिए, कम से कम 0.05 से 1 हेक्टेयर के बीच का। तो हमने क्या ले रखा है, 1 हेक्टेयर का। दूसरा, उस 1 हेक्टेयर ज़मीन में कम से कम 10 से 30% एक तरीके से ट्री क्राउन कवर होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने कोई फॉरेस्ट एरिया ये आपने डिमार्केट कर रखा है, ठीक है, तो उसका 10 से 30% का एरिया ऐसा हो जहां पर पेड़ लगे हो और पेड़ की जो कैनोपी है उसकी शेडो वहां पर बनती हो, ठीक है। तो बहुत सारे पेड़ होंगे, उनकी कैनोपी होगी, उनको ऐड कर दिया आपने, तो वो टोटल एरिया मिला करके कितना होना चाहिए, जितना आप ज्योग्राफिकल एरिया ले रहे हो उसका 10 to 30%। तो इंडिया में कितना ले रखा है उसका 10%। फिर आ जाओ कि आप ट्री किसको कहोगे जिसको फॉरेस्ट कवरेज में आप कंसिडर कर रहे हो। ट्री हम लेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कि 2 से 5 मीटर की हाइट होनी चाहिए अगर एक ट्री मैच्योर स्टेज पे पहुंच गया।
इंडिया में कितनी ले रखी है डेफिनेशन में? 2 मीटर। तो इसका मतलब इंडिया में फॉरेस्ट कवर किसको माना जा रहा है? तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो वो सारी ज़मीनें जिनका एरिया कम से कम 1 हेक्टेयर या ये कह सकते हैं 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, जहाँ पर ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 10% है। हाँ, इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि किसकी वहाँ पर ऑनरशिप है, सरकारी ज़मीन है या कोई जंगल का क्षेत्र है या फिर कह सकते हो किसी की प्राइवेट ऑनरशिप है, वो नहीं देखा जाएगा। बस ये है कि 10% वहाँ पर कैनोपी एरिया होना चाहिए जो भी हम वो पर्टिकुलर एरिया ले रहे हैं। साथ में ट्री की मैच्योरिटी के टाइम पे हाइट कितनी हो? कम से कम 2 मीटर की। बोले ये सारी कंडीशंस हम देख रहे हैं और इसी को कंसिडर करते हुए चाहे ऑर्किड्स हो या फिर आप बैम्बूज की बात करो चाहे पाम की बात करो, ये प्लांटेशन क्रॉप्स है, प्लांटेशन का एरिया आ जाता है। तो बोले इनको इसीलिए फॉरेस्ट एरिया में कंसिडर किया गया है। तो ये डेफिनेशन क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग है, ये बात यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। फिर देखो असेसमेंट की बात करें, देखो हमारे यहाँ पर सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट किया जाता है ऊपर से, है ना, पूरी इमेजेस ली जाती है कि एक ट्री जो एक छाता सा बनता है, अम्ब्रेला बनता है ना, तो वो कैनोपी कितना एरिया कवर कर रही है, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। अब इसका मतलब यही नहीं है कि केवल सैटेलाइट का डेटा हो गया वो फाइनल है, इसके लिए एक्यूरेसी भी चेक की जाती है। दैट मीन्स कि एक्चुअल में देखा जाता है फॉरेस्ट में जाकर के कि वहाँ पर कितना एरिया कवरेज आ रहा है। दैट मीन्स इन्वेंट्री चेक की जाती है ना, फील्ड इन्वेंट्री डेटा कलेक्ट किया जाता है कि वाकई में इतने पेड़ है भी कि नहीं, या केवल सैटेलाइट में कुछ कहते हैं ना मैनिपुलेशन करके डेटा रिलीज किया गया है। तो ऐसे में एक्यूरेसी की बात की जाए हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरिया को क्लासिफाई करने में तो कितनी आती है सर्वे के अंडर में? 95.79%, मतलब एरर के चांस केवल 5% से भी कम है। दूसरी तरफ हाई और लो डेंसिटी के फॉरेस्ट में क्लासिफिकेशन करें तो उसमें भी एक्यूरेसी 92.99% है। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार के द्वारा सैटेलाइट के थ्रू जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उस डेटा पे आप रिलाई कर सकते हो। इसके अलावा ये सर्वे कंडक्ट कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अब सवाल ये है कि इस चीज़ को हम कैसे माने कि ये सच है कि झूठ? तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आप जाओ और वहाँ पर वेब मैप अवेलेबल है जिसमें आप रिसर्चर के तौर पे या कोई भी तरीके से आप ईगर हो जानने के लिए तो आप एनालिसिस कर सकते हो। इसका मतलब सरकार के द्वारा ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर मेंटेन की जा रही है कि जो हम डेटा बोल रहे हैं उससे संबंधित हमारे पास में एविडेंसेस अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है, आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। इसके आगे कुछ कंसर्न्स ये रेज किए जाते हैं कि जो डेटा आपने प्रीवियसली कलेक्ट किया था इस बार जो कलेक्शन किया है उसमें बोलो बहुत डिफरेंस है। पर ये बात है कि हमने जो प्रीवियस जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ये जो फॉरेस्ट कवर को गेन करने के लिए, बोला उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास में डेटा क्वालिटी बहुत अच्छी है। डेटा को इंटरप्रीट करना, दैट मीन्स हम डेटा को, या फिर आप देख लो मैप की ही बात कर लें, अब मैप में जहाँ पर एकदम हाई डेंसिटी वाले फॉरेस्ट हैं उसको डार्क ग्रीन एरिया से दिखाया जाएगा और फिर बाहर जैसे जैसे आओगे वैसे वैसे कलर जो है ये ग्रीन कलर ये थोड़ा सा फेड होता चला जाएगा। तो आपको आइडिया लगेगा कि वाकई में कहाँ पर तो ज़्यादा डेंसिटी है फॉरेस्ट की, कहाँ पर नहीं। दैट मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत अच्छी हो रही है। दूसरा, ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर नहीं किया जा रहा है। सैटेलाइट से डेटा इमेजिंग ले ली तो उसके बाद में फॉरेस्ट इन्वेंट्री भी देखी जा रही है कि वाकई में जंगल में है भी कि नहीं पेड़ पौधे, कहीं सैटेलाइट में कोई गड़बड़ तो नहीं है डेटा कलेक्शन के टाइम पे। और अगर डेटा कलेक्शन में कोई इशू आता है तो करेक्शन के प्रोविजन भी वहाँ पर कर रखे हैं। तो मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से हम लर्न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर कुछ क्वेश्चन ये राइज किए जा रहे हैं कि प्लांटेशन को आपने क्यों इंटीग्रेट किया है यहाँ पर। देखो प्लांटेशन की अगर बात करें तो ये चीज़ मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, जैसे कोस्टल एरिया है हमारे यहाँ पर 7,500 किलोमीटर से भी लंबी कोस्टल लाइन है इंडिया की। तो हमारे यहाँ पर ये जो कोस्टल लाइन है तो एक तरफ तो अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है और तीसरी तरफ साउथ में अगर देखें तो इंडियन ओशन है। तो ऐसे में यहाँ पर सी से घिरा हुआ होने के चक्कर में, और क्लाइमेट चेंज का एक मुद्दा हम अभी देख ही रहे हैं, सी लेवल राइज होगा ही, उसमें हो ही रहा है। तो ऐसे में जो ट्रांसग्रेशन सी वाटर कर सकता है उसको, या साइक्लोनिक जो हमारे यहाँ पर डिस्टर्बेंसेज आते रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अगर कोस्टल लाइन में प्लांट्स लगा दिए तो इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे ही अगर प्लांटेशन अच्छी खासी कर दी कोस्टल एरिया में और वो अगर साइक्लोन्स को थोड़ा रिड्यूस कर दे उनकी इंटेंसिटी को, तो उसका कितना फ़ायदा हो गया।
ये एग्जैक्टली वैसा ही फंक्शन है जैसा कि नेचुरल फॉरेस्ट प्ले करते हैं। इसके अलावा ये जो प्लांटेशन एरिया है यहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है वो रहती भी है। इसका मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन है उससे आप कंपेयर कर सकते हो इस चीज़ को, ये बताना चाह रहे हैं राइटर। इसके आगे अगर देखें तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास में चलो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो इतना नहीं है, पर हम प्लांटेशन का जो फंक्शन हो रहा है प्ले, इकोलॉजिकल फंक्शन, उसको तो रिकॉग्नाइज कर ही सकते हैं। इसके अलावा 2021 में जो यूनाइटेड नेशन हाई लेवल डायलॉग ऑन डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट, इस पे जब स्पीच दिया गया था इस पर्टिकुलर फोरम पे जून 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो इसमें हमारा मेन फोकस है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। इसका मतलब कि जो ज़मीन खराब हो गई है, चाहे वो पॉल्यूशन की वजह से हो गई हो, चाहे वहाँ पर सेम की प्रॉब्लम आ गई हो, किसी भी वजह से अगर ज़मीन खराब हो गई तो उसको रिक्लेम करने के लिए सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रही है। टारगेट क्या है सरकार का? लैंड डिग्रेडेशन को इम्प्रूव करने का। 2030 आते आते 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को हम रिवाइवल दे देंगे, रीस्टोर कर देंगे उसकी क्वालिटी को। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं कमिटमेंट है, जिसमें इंडिया ने टारगेट क्या रखा है कि जहां पर ये जो रिक्लेमेशन ऑफ लैंड होगा, डिग्रेडेड लैंड होगा, इसमें प्लांटेशन की एक्टिविटीज़ की जाएगी। अब प्लांटेशन किया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि आप कार्बन सिंक क्रिएट कर रहे हो नेचुरली, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो वो कितना होगा कि 2030 आते आते हमारे पास में एडिशनल 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वलेंट कार्बन सिंक फैसिलिटी तैयार हो जाएगी, जिसमें हम प्लांटेशन को प्रमोट करेंगे। तो ये मुद्दा आ गया। फिर इसके बाद में राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि एफॉरेस्टेशन के एफर्ट्स की बात करें तो आज की परिस्थितियों में जो लगातार नई जगहों पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जो बैरन लैंड्स है वहाँ पर उनको क्लेम किया जा रहा है। दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, उसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा रहा। 1973 में जब से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ है, तब उस टाइम पे केवल 9 टाइगर रिजर्व्स हुआ करते थे, और आज की परिस्थिति देखोगे तो 51 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट एरिया या फिर नेचुरल इकोसिस्टम उसको भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी फॉरेस्ट एरिया को वाइल्ड लाइफ या नेशनल पार्क अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन को रेगुलेशन मिल जाती है। दैट मीन्स वहाँ पर रेकलेसनेसली, मतलब मन में आए जैसे उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने से मना करती है सरकारी एजेंसीज। टाइगर हैबिटेट कंजर्व हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ के जंगल का एरिया भी कंजर्व्ड है। इसका मतलब कार्बन सिंक भी अच्छे से क्रिएट करेंगे। तो यही चीज़ है कि हम हमारी अभी की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन्स की जो एस्पिरेशंस है उनको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए। दैट मीन्स हम सस्टेनेबली डेवलप करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। आगे आ जाओ। इसी तरीके के कदम जैसे टाइगर को प्रोटेक्ट करने के हम लायंस के लिए भी कर रहे हैं, एलिफेंट्स के लिए भी कर रहे हैं, दूसरे एनिमल्स के लिए भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक तो क्या है, पोचिंग की वजह से, मतलब इलीगल हंटिंग की वजह से जो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है इन इंपॉर्टेंट की स्पीसीज़ की, इसको हम रिकवर कर रहे हैं। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो नेचुरल हैबिटेट जो इनका जो रिड्यूस हो रहा है उसको भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिससे कि इनके नंबर्स भी रिड्यूस ना हो। तो ऐसे में आज अगर देखा जाए तो हमारी सरकार का टारगेट क्या है, एक अगर बेसिकली देखा जाए तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंडर में ये क्लियर है कि जितना ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसका 33% एरिया हम फॉरेस्ट कवर के अंडर लाएंगे। तो बोलो उसी तरफ हम कदम लगातार बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो आज के टाइम पे हमारा कितना 24% था, अभी डेटा हमने ऊपर देखा था। तो 24% और 33% में डिफरेंस कितना रह गया? ओनली 9%। इसका मतलब आने वाले टाइम पे 9% का एरिया हमें और इंक्रीज करना है फॉरेस्ट कवर के अंडर, चाहे फिर उसके लिए प्लांटेशन करें, चाहे एफोरेस्टेशन करें या रीफॉरेस्टेशन करें। अब इसके लिए देखो एक टर्म यहाँ पर बताई जा रही है राइटर के द्वारा, दैट इज ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट एरिया किसको डिफाइन किया, वो हमने डेफिनेशन देखी। उस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करने वाले एरियाज में भी तो पेड़ पौधे लगे हुए हैं कि नहीं, तो बोलो उनको हमने अभी तक कंसिडर नहीं किया। एक्सपर्ट्स जो हैं वो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। एक तरफ देखें तो जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें 2021 की, उसके हिसाब से अगर देखें तो इंडिया का टोटल जितना फॉरेस्ट एरिया है ना, फॉरेस्ट कवर है, उसके हिसाब से अगर जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया को अगर कंपेयर करो तो लगभग 36.18% है।
तो बोला इस एरिया को हम और क्लेम करते चले जाएं और ऐड करते जाएं और टोटल फॉरेस्ट एरिया में ऐड कर दें तो 33% हमारे पास में टारगेट अचीव होने का स्कोप बन जाता है। इसके लिए अब अल्टीमेट टारगेट, अब मुद्दा क्या आता है, एक्सपर्ट्स का जो कहना है वो ये कि भाई आप एक चीज़ बताओ, ऐसे तो फिर एक दो पेड़ जो डिस्पर्स्ड फैले हुए हैं, घरों के बाहर भी पेड़ पौधे मकान के बाहर भी लगे हुए रहते हैं, आप उनको भी कंसिडर करना शुरू कर दोगे, तो वो उनका कहना है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट आप किसको बोलते हो, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सर्वाइव कर सके, नेचुरल वेजिटेशन हो, तो ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। बट राइटर बोल रहे हैं कि जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया उसको अगर हम कंसिडर करना शुरू कर दें तो हमारा टारगेट, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीवेबल बन जाता है। फिर आगे जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, अभी उसका ड्राफ्ट रेडी है, ठीक है, मतलब 1988 की जो पॉलिसी है ना, उसको रिप्लेस करने के लिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का ड्राफ्ट रेडी है और उसमें यही बताया गया है कि फॉरेस्ट एरिया के बाहर का जो एरिया जहां पर हम एग्रो फॉरेस्ट्री या फार्म फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं, खेतों के आसपास में पेड़ पौधे लगा करके, ये देखो आप ज्योग्राफी की अगर बेसिक बुक्स पढ़ चुके हो, 11th वाली है ना, दोनों इंडिया वाली और फंडामेंटल प्रिंसिपल वाली, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ आप पढ़ो उनको, क्योंकि जब तक आपका एनसीईआरटी पे कमांड नहीं होगा ना तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। तो ज्योग्राफी का इनका तो मैं नाम लेता रहता हूँ, वो बुक्स तो आप पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जा सकता है। अर्बन एरियाज में ग्रीन स्पेस प्रमोट किए जा सकते हैं, या अर्बन एरियाज के बाहर का जो जितना भी एरिया है जिसको पेरी अर्बन बोला जाता है, वहाँ पर भी हम सिटीजन वेलबींग इंश्योर करते हुए और प्लांटेशन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो सकता है, या फिर खुद की जो ज़मीनें हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस की, वहाँ पर करवा सकते हो। अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें सारी बताई जा रही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी यूज़ किया जा सकता है। बोले ये सारे प्रोविज़न दिए हुए हैं किसमें, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2021 में। तो इंडिया जो है, इंडिया की अप्रोच वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जिसमें हम इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर भी कर रहे हैं और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इंश्योर कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर राइटर के द्वारा बताई जा रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। मनीष सबरवाल जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि विष्णु सहस्त्रनामा की अगर बात करें तो आज इंडिया जिस तरीके से 75वां साल सेलिब्रेट करना ना अपना इंडिपेंडेंस का, तो बोला उसमें हम लगभग 26,134 एम्प्लॉयर्स जिनके अगेंस्ट में मतलब एम्प्लॉयर जेल प्रोविज़न हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। मतलब ये कि जो रोजगार क्रिएट करने वाले लोग हैं उनको मतलब मुश्किलों में डालने के लिए लगभग 26,134 ऐसे प्रोविज़न हैं जिनके बेसिस पे हम जिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं वो टारगेट हम अचीव करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं बन पाएंगे। तो इनका ये कहना है, पहले तो संस्कृत का श्लोक दे रहे हैं विष्णु सहस्त्रनामा का, वो ये कहा जा रहा है, सहा सरची सप्ता जीवाः सप्ति अदा सप्ता वहानः अमूर्ति रनागो चिंत्यो भया क्रू भया नाशानः। इसका मतलब ये है कि भाई फियर जो है, डर है, वो खुद से क्रिएट किया जा सकता है। अगर खुद से क्रिएट किया जा रहा है, डर है, वो मन की ही एक सोच है, मन का ही सोचना है, तो बोले इस भावना को आप दूर भी कर सकते हो, इस डर को आप दूर भी कर सकते हो। वही बात, डर के आगे जीत है। अब मुद्दा यहाँ पर क्या आ रहा है, वो ये कि हमारे यहाँ पर हम कोशिशें कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इमर्ज हो। और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 पे हम फोकस करेंगे। और उसमें मेन फोकस किस पे रहने वाला है, एंटरप्रेन्योर्स पे, या जो बिजनेस क्रिएट करने वाले लोग हैं उन पे। तो ऐसे में इसी चीज़ पर आज अगर ध्यान दी जाए तो हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं, तो देखो हमारे लिए 3 ऐसे चैलेंजेस यहाँ पर हाईलाइट किए जा रहे हैं। एक तो करप्शन, एक फॉर्मल जॉब्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और एक जस्टिस वाला मुद्दा। इन तीनों चीज़ों को अगर हम अच्छे से एनालाइज करें तो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको डर लगता है बिजनेस को एक्सपेंड करने से, कारण कि मुद्दा जो है वहाँ पर एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर की बजाय एम्प्लॉयर वर्सेस स्टेट का केस आ जाता है। दैट मीन्स सरकार जो है वो इंटरवेंशन करना शुरू कर देती है और एम्प्लॉयर्स को एक्सप्लॉइट करती है। तो बेसिकली इसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कंटेक्स्ट में लेते हुए बताया जा रहा है कि एक पेपर अभी
रिलीज हुआ है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक राइटर हैं और साथ में जो टीमलेस रेगटेक है जिससे एसोसिएटेड मनीष अग्रवाल जी भी हैं, दोनों ने मिलकर के, ऋषि अग्रवाल और इधर से आप देख सकते हो ऋषि अग्रवाल और ये गौतम चिकरमाने, इन दोनों ने मिलकर के एक पेपर रिलीज किया जिसका नाम है जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस। मतलब किसी ने अगर बिजनेस किया तो उसको जेल में डाल दिया। तो इसके लिए एनालिसिस में क्या निकल के आता है वो देखो कि हमारे यहाँ पे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को जेल में डालने के लिए लगभग 1536 कानून बने हुए हैं और इनको हम 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लेबर लॉज हैं, सेक्रेटरियल लॉज हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ लॉज हैं, सेफ्टी लॉज हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कॉमर्शियल और जनरल, इस तरीके से 7 कैटेगरीज में 1536 कानून बने हुए हैं। अब इस 1536 कानूनों को अगर हम ढंग से अंडरस्टैंड करें तो इनमें से लगभग 843 तो ऐसे कानून हैं जिनके अंतर्गत 26,134 क्रिमिनल प्रोविजंस हैं जिनके बेसिस पे किसी भी एम्प्लॉयर को जेल में डाला जा सकता है। दूसरा, 55% ऐसे हैं जहां पर जेल का जो टेन्योर है वो कम से कम 1 साल है, 1 साल से ज़्यादा का ही है अगर एम्प्लॉयर को जेल में डाला जाए। 67% ऐसे लॉज हैं जिनमें जेल का टेन्योर 5 साल का है। इसके अलावा 700 ऐसे हैं, मतलब ऐसे कानून हैं जहां पर एंड जो है, मतलब एक बार अगर प्रोसीडिंग शुरू हो गई तो एम्प्लॉयर को जेल ही होगी। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं? आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हो या फिर जेल फॉर डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हो? तो यही चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है। तो हमारे यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट हैं, उनको हम समझते हैं। एक तो है करप्शन। देखो, जोसेफ स्टालिन, उनके सीक्रेट पुलिस चीफ थे जिनका नाम था लेवरेंती बेरिया। उन्होंने क्या कहा कि तुम तो शो मी द मैन, आई विल फाइंड द क्राइम। तुम मुझे एक बार दिखाओ कौन है वो बंदा जो कि हमारे जो सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहा है। ये बेसिकली बात हो रही है यूएसएसआर में जब स्टालिन का टाइम चल रहा था, ज़बरदस्त तरीके का टाइम, जिस टाइम पर आप ये मानो कि कोई भी अगर स्टालिन के खिलाफ बोला तो ये जाता है हिटलर बहुत ज़्यादा बड़ा डिक्टेटर था, बट स्टालिन भी कोई कम डिक्टेटर नहीं था। एक बार मूवी देखना आप स्टालिन, ठीक है, हॉलीवुड की पुरानी मूवी है, वो देखना तो आपको पता पड़ेगा कि कितना बुरे थे। अपने दोस्तों को जिन्होंने स्टालिन के खिलाफ में आवाज़ भी उठाई ना, तो उसको सीधा जला दिया या फिर मतलब उनको पनिश कर दिया या उनको असैसिनेट करवा दिया, कुछ भी करवा दिया, मरवा दिया। तो ऐसे में ये जो लेवरेंती बेरिया का स्टेटमेंट है, बोलो वो कहीं ना कहीं अभी एप्लीकेबल होता है कि हमारे यहाँ पर भी लोगों को जेल में डालना, लोगों को डराना, कम से कम उन लोगों को जो कि कुछ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियल, सोशल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वहाँ पर जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उनको डराते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तो जो ना टैक्स टेररिज्म वाला जो मुद्दा था कि भाई सरकार को टैक्स कलेक्ट करने का एक तरीका ये है कि जो ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उससे पैसा निकलवाते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, यही बात आ गया, शो मी द मैन आई विल फाइंड द क्राइम। मुझे बताओ कि कौन है, फिर मैं बताता हूँ उसने क्या क्या क्राइम किया है। मतलब वही कि मुंह देख करके टीका निकालने वाली बात हो गई। तो बोले ये चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये जो वेपन दिए हुए हैं ना करप्ट ऑफिशियल्स के हाथों में, 26,134 तरीके के हथियार, जिनके बेसिस पे वो पावरलेस जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे मनी निकलवाते हैं या उनको परेशान करते हैं अनफेयर मीन्स से, उनको हमें रोकना होगा। ये जो 26,134 एसिमेट्रिक वेपन है इनको, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इंडिया में गरीबी का कारण अगर हम देखें, आज भी अगर देखें तो इंडिया के सामने चैलेंजेस में क्या क्या है? सोशल कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, सोशल स्ट्राइफ, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, या फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, माल नरिशमेंट। ये वही प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे शुरू हुई थी हमारे साथ में, पर अभी तक भी हम इनको एकदम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया में गरीबी का कारण क्या, जो हम फैक्टर बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, क्या इनकी कमी से है? जी बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ पर गरीबी का कारण है लैंड, लेबर, कैपिटल में जो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, उसमें बीमारी लगी हुई है। मतलब ये कि जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी नहीं आ रही है।
लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और इन लैंड, लेबर, कैपिटल में जब तक आप ढंग का एंटरप्रेन्योर अप्लाई नहीं करोगे ना, एक ढंग का बिजनेसमैन या ढंग का एंटरप्रेन्योर या फिर कह सकते उद्यमी, वो अगर एक्सपर्टाइज गेन किया हुआ काम नहीं करेगा, तो फिर ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कि लैंड, लेबर, कैपिटल जो आउटकम दे सकता है वो नहीं दे पाएगा। दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स। अब सीधी सी बात है, एंटरप्रेन्योर को तो आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, तो वह कैसे काम करेगा। फिर आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि आप एक तरफ तो यूपी को लो, एक तरफ लो कर्नाटका को। आपको क्या लगता है जीडीपी में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं। बोलो दोनों की जीडीपी मोर और लेस सेम है, बट डिफरेंस कहां पर आ रहा है? पॉपुलेशन में। एक तरफ यूपी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ कर्नाटका जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, पॉपुलेशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर चुका है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म्स कर्नाटका में, या फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स कर्नाटका नहीं, यहां पर देखो प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स, दैट मीन्स कि इंडिया में जो सबसे बड़ी फर्म है उसका आप प्रोडक्टिविटी देखो, और जो छोटी से छोटी फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसकी प्रोडक्टिविटी देखो, दोनों में 24 गुना का अंतर मिलेगा। इंडिविजुअल्स की जिन इंडिविजुअल्स के पास में सेम क्वालिटी, सेम क्वालिफिकेशन है, उनमें से एक इंडिविजुअल को तो टॉप सैलरी मिल रही है और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को सैलरी मिल ही नहीं रही है। तो बोले इस तरीके से क्या हो गया, हमारे यहाँ पर फॉर्मल जॉब्स अच्छे से क्रिएट नहीं हो रही है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से कानून हमारे बने हुए हैं, मतलब कानून बना दिए एम्प्लॉयर्स के लिए, बट उनका टाइम पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। मार्केट पावर जहां पर डिमांड एंड सप्लाई का फोर्स काम करना चाहिए, बोलो वो अच्छे से काम नहीं करता। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, दैट मीन्स ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो कि उस फर्म पे सीधा इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जांपल सरकार ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कोई इंटरेस्ट रेट या कुछ भी चेंज कर दिया, तो बोलो उसका भी असर आता है। ठीक है, इससे देखो फॉर्मल जॉब्स क्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है। तो बोले ये जो 26,134 डर बनाए हुए हैं ना आपने, इनको रोको, नहीं तो फिर एक बच्चे की बजाय, कहते हैं ना, एक आप कह सकते हो ना बेबीज जो कि लॉन्ग टर्म में जाकर के बड़ा हेल्दी पर्सन बनेगा, उसकी बजाय आप बोने पैदा कर दोगे जो कि फिर बाद में लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल अभी तक तो नहीं हो पाए हैं। अब आ जाओ जस्टिस में। आज अगर हम देखें तो कोर्ट में भी पिनलाइजेशन इतना कॉमन हो चुका है कि हर किसी को क्रिमिनलाइज करते हुए उसके खिलाफ में प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती है। एक इकोनॉमिस्ट है, एकेडमिशियन है, एकेडमिक्स है, जिनका नाम है एंड्रयू एशवर्थ और जोएल फिनबर्ग। उनका ये कहना है कि भाई अगर आपको वाकई में आगे करना है, अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंश्योर करना है, तो आपको क्रिमिनलाइजेशन रिड्यूस करना होगा। इंटेंशनल क्रिमिनलाइजेशन, कमांडमेंट, या फिर आप कहते जिनको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली एनफोर्समेंट, जो कि पावरलेस, जो आप कह सकते हैं ना जिनके पास में शक्ति नहीं है, दैट मीन्स आप कह सकते हो जिनके पास में बड़े जो लोग हैं पॉलिटिशियंस या फिर ब्यूरोक्रेट्स में जिनकी उठ बैठ नहीं है, आप उनको टारगेट करते हो, वो मत करो। हम एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर ये रेड टेपिज्म वाला मुद्दा हाईलाइट अपने आप ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में फिलोसोफर जॉन रस्किन का सजेशन है कि पनिशमेंट है ना, वो हमेशा एक लास्ट और लीस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट साबित होगा अगर आप क्राइम को रोकना चाहते हो। अगर आप वाकई में क्राइम को या जो एक तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे समाज में उनको रोकना चाहो, तो उसके लिए केवल पनिशमेंट पे आप रिलाय करो, तो वो एक ऑप्शन आपके पास में नहीं है। आज अगर देखें तो 300 से ज़्यादा प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके अंडर में हमारे देश में लेबर लॉज के तहत 70 साल से ज़्यादा की जेल हो सकती है। मतलब आप देखो कि कितना ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकते हैं ये। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट करना होगा। एक्सेसिव क्रिमिनलाइजेशन, दैट मीन्स कि ज़्यादा क्रिमिनल क्रिएट कर देना। देखो 1960 का 1960s का वो टाइम, उस टाइम पे स्टेट, दैट मीन्स जो सरकार थी वो थोड़ी वीक हुआ करती थी, कारण कि 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई, कांग्रेस में इंटरनल हैवॉक चल रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्ट्राइफ चल रहा था। ठीक है, फिर स्प्लिट होता है कांग्रेस का, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। ठीक है, तो उस वजह से स्टेट बहुत वीक था। तो स्टेट को रिवाइवल देने के लिए, और दूसरी तरफ स्टेट वीक हो गया तो उस स्पेस को ग्रैब कर लिया प्राइवेट सेक्टर ने। तो स्टेट, दैट मीन्स सरकार ने अपनी तरफ से इतने एफर्ट्स लगाए कि
जो कैसे कैसे कहते हैं ना कि जो प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज कर रहा था, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ मूव कर गया। दैट मीन्स जितना एक होता है ना कि रीजनेबल डाउट के बेसिस पे पनिशमेंट देनी चाहिए, बोला उससे भी ज़्यादा पनिशमेंट दे दी। आपको पता है ना वो टाइम जब नेशनलाइजेशन का एक ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि हम सोशलिस्टिक पैटर्न पे बहुत ज़्यादा टिल्ट कर चुके थे तब तक। ठीक है, यूएसएसआर से हमारी दोस्ती भी थी, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी था, सरकार भी अचानक से वीक पड़ गई थी, तो उसके बाद में फिर स्ट्रेंथ देने के लिए ये करना पड़ा। तो ऐसे में जो सीपीसी है उसका सेक्शन 482, उसमें सरकार ने अनरीजनेबल मैनर में भी जो एम्प्लॉयर्स थे उनको पनिश किया, और वो पनिशमेंट का जो ट्रेंड है वो आज तक भी नहीं बंद हो पाया है। तो ज़रूरत क्या है कि हमारी जो पार्लियामेंट है ना, वो एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव और एक ऐसा कहता ना फ्रूगल टोन में एक ऐसा लेजिस्लेशन लेकर के आए जिसमें कि ये जो 26,000 से ज़्यादा प्रोविजन है ना, जिसमें एम्प्लॉयर्स को पनिश करने के तरीके समझाए हुए हैं, उनको रिड्यूस करना ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए एक कोट दे रहे हैं यहाँ पर राइटर, नोबेल लॉरिएट डैनियल कैनमैन। इनका ये कहना था कि अगर आप वाकई में स्पीड से ग्रो करना चाहते हो ना, तो आपको एक्सेलरेटर तो दबाना होगा, पर केवल एक्सेलरेटर दबाने से काम नहीं होगा, आपको ब्रेक भी छोड़ने होंगे। अगर आप ब्रेक दबा करके रखोगे फिर एक्सेलरेटर दोगे तो केवल इंजन पे स्ट्रेस आएगा और कुछ ही नहीं होगा। तो आप चाहते क्या हो? इकोनॉमी को बूस्ट देना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका फोकस एम्प्लॉयर्स की फैसिलिटी पे होनी चाहिए। हाँ, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आप उन पे लगा सकते हो, पर अनरीजनेबल मैनर में या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, किस बेसिस पे? करप्शन, फॉर्मल जॉब क्रिएशन में इशू, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, और तीसरा जस्टिस। इन तीनों चीज़ों को प्रॉपरली आप डिलीवर करो। ये करप्शन जो है उसको हटाना चाहिए। इवन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये कहा कि अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, उन पे अगर हम शक की नज़र से नहीं देखेंगे, तो आप ये मान के चलो कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको हमने प्रमोट कर दिया, और उनका जो एक कॉज है जिसमें कि वो इकोनॉमी को भी बूस्ट देंगे, जॉब भी क्रिएट करेंगे, मान लो उसमें हम जीत हासिल कर लेंगे। तो ऐसे में 1958 में एक फिलॉसफर आए जिनका नाम है ईशा बर्लिन। उनका ये कहना था कि फ्रीडम के दो तरीके होते हैं, स्वतंत्रता के दो तरीके होते हैं। एक तो नेगेटिव फ्रीडम होती है। नेगेटिव फ्रीडम में तो क्या होता है, आप ऑब्स्टिकल्स को या कोई भी दूसरा आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे उससे आपको फ्री किया जाता है कि हाँ दूसरा कोई आपके अड़ंगे नहीं लगाएगा। और एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी, जिसमें ये देखते हो कि आप अपनी डेस्टिनी, अपने खुद की जो लाइफ है खुद के हिसाब से जियोगे। मतलब एक तो हो गया इंडिविजुअलिस्टिक कि हाँ जी मैं मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी जीऊँ, दैट इज़ पॉजिटिव लिबर्टी। कोई मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करे, दैट इज़ नेगेटिव लिबर्टी। तो ऐसे में आज इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पर फिर भी हमारे यहाँ पर जो हायरार्काइकल सोसाइटी है जिसमें अपर लोअर का सिस्टम अभी तक भी चल रहा है, तो वहाँ पर पॉजिटिव फ्रीडम है वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है कि मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। पर हमें जो ये क्रिमिनलाइजेशन का जो सिस्टम है ना, जिसमें 26,134 तरीके के प्रोविजन एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट में जा रहे हैं, उनको हमें ठीक करना होगा। दैट मीन्स हमें नेगेटिव लिबर्टी पर भी ध्यान देना होगा। इसका मतलब एक एंटरप्रेन्योर अगर अपनी एक्टिविटीज़ इंक्रीज करते हुए एक्सपेंड करता है, खुद को जॉब क्रिएट कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें जो लगाम आप लगा रहे हो ना, वो लगाम थोड़ी सी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अनलिमिटेड मैनर में जितने लॉज बने हुए हैं उनको कन्फाइन करो। तभी खैर सरकार ने अपनी तरफ से कर दिए हैं कि 44 लेबर लॉज को कोडिफाई करते हुए 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये पूरा मुद्दा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एक नया एंगल नए तरीके से समझा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू बॉर्न होमी। देखो बॉर्न होमी का मतलब होता है एक तरीके से जुगलबंदी, है ना, साथ बनना। तो श्रीलंका ने इंडिया के साथ में अपने रिलेशंस को रिवाइवल देने के लिए अपनी तरफ से अपने फॉरेन अफेयर मिनिस्टर GL पेरिस को भेजा है, और इसी हफ्ते की बात है। और उन्होंने अपनी तरफ से बोला है कि इंडिया के साथ में श्रीलंका जो है वो अपनी टाइज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहता है, इकोनॉमिक सेक्टर में भी, डिफेंस सेक्टर में भी, या आप कह सकते हो कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसमें भी, हर तरीके से बोले एंगेजमेंट को हम राइज करना चाहते हैं। तो इसके पीछे आपको कारण भी, और ये वेलकमिंग भी है कि वाकई में जो कोलैबोरेशन करना चाहता है श्रीलंका इंडिया के साथ में, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कारण कि राजपक्षे
जो सरकार अभी चल रही है, अभी देखो सरकार तो चल रही है गोटाबाया राजपक्षे, पर उन्हीं के बड़े भाई जो थे महिंदा राजपक्षे की जो सरकार थी, उस टाइम पर इंडिया से रिलेशन बहुत बिगड़ चुके थे श्रीलंका के। तभी तो हम्बनतोता पोर्ट है वो हैंडओवर कर दिया किसको, चाइना को। और चाइना ने इतना लोन दिया कि श्रीलंका रिटर्न ही नहीं कर पा रहा। अल्टीमेटली 99 ईयर्स की लीज पे वो पोर्ट अब चाइना के हाथ लग गया। अब इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी आ रही है, फ्यूल मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है। तब जाकर के इंडिया ने अपना हैंड, जो हेल्पफुल हैंड है, वो एक्सटेंड किया कि भाई हमारा पड़ोसी देश है, इसको हमें बचाना ज़रूरी है। तो फ्रेंडली नेचर का जो एक बिहेवियर इंडिया ने शो किया, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए श्रीलंका ने जो त्रिनकोमली स्टोरेज टैंक फैसिलिटी है उसको तो डेवलप करने की बात इंडिया के साथ फाइनल कर दी है, ऑलमोस्ट फाइनल है। लगभग 2 दशक से ये बात चल रही थी, पर अब जाकर के ये थोड़ा सा कल्मिनेशन की तरफ जा रहा है। पर दूसरी तरफ श्रीलंका को हम जिस तरीके से एंगेज कर रहे हैं, तो उस केस में श्रीलंका भी इस चीज़ को समझ रहा है कि इंडिया जो है वो अब बिग ब्रदर की बजाय अब ज़्यादा अपनी एंगेजमेंट रखना चाह रहा है एक कोऑपरेटिव मैनर में। पर मुद्दा जो आ रहा है ना बीच में, वो फंस रहा है, एक वो है तमिल इशू। क्योंकि देखो, जब से गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने हैं, 2019 में इनके इलेक्शन हो गए थे नवंबर में, तब से लेकर अभी तक इन्होंने तमिल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो जाफना वाले रीजन से इलेक्ट होकर के गए हैं श्रीलंका की, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर अभी तक एक बार भी डिस्कशन नहीं किया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो वहाँ की सरकार के द्वारा एक ड्राफ्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करके रेडी है। अब आप एक चीज़ बताओ कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को रखना चाहिए ना ध्यान में, पर पार्लियामेंटेरियन जो कि तमिल है उनसे एंगेज ही नहीं किया उन्होंने, तो इस केस में वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना कॉम्प्रिहेंसिव होगा उस पर डाउट है। दूसरी चीज़, अगर हम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, तमिल पॉलिटिकल लीडर श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वहाँ पे रहते हैं, उनकी डिमांड सीधी सी है कि जो 13th अमेंडमेंट लाया गया था ना श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें यह था कि कुछ पावर्स तमिल माइनॉरिटीज़ को भी दी जाएगी श्रीलंका में, बोलो उस 13th अमेंडमेंट को रिवाइवल मिलना चाहिए। ये देखो 1987 में जब हमारी सरकार यहाँ पे राजीव गांधी जी की सरकार थी, उनके इंटरवेंशन के बेसिस पे ये 13th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था, बट इसको नलीफाई कर दिया। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है कि श्रीलंकन सरकार ये तो रिकॉग्नाइज करे कि उनकी जो तमिल माइनॉरिटी है उसके साथ में वो प्रॉपर एंगेज करे। नहीं तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। क्यों? तमिलनाडु वाले में रीजन में जो तमिल माइग्रेंट्स हैं, कौन से रिफ्यूजीज हैं, जो श्रीलंका छोड़ करके हमारे यहाँ पर रह रहे हैं और जिनकी रिश्तेदारी हमारे यहाँ पर तमिलनाडु में है भी, तो उनको हम कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि हमारा फोकस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर भी है कि भाई हम कैसे हमारे देश के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को, तमिलनाडु को, इग्नोर कर सकते हैं, राइट? तो देखो बात ऐसी है कि 13th अमेंडमेंट फिर से आना चाहिए प्रॉपर। इसमें इंटरवेंशन की बातें एक्सपेक्टेड भी है कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंटेरियंस हैं, तमिल पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वो अप्रोच भी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि आप इंटरवीन करो और ये 13th अमेंडमेंट है ना, इसको एक रिवाइवल मिलना चाहिए, जिसके बेसिस पे तमिल माइनॉरिटीज़ जो श्रीलंका में रह रही हैं उनको एक रिकग्निशन मिले। आपको ये भी पता है कि क्यों श्रीलंका इतना ज़्यादा वो हो रहा है, उसके पीछे खुद की इकोनॉमिक हार्डशिप तो है ही, बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसमें अभी क्या है श्रीलंका के खिलाफ में, जहाँ तक एक रेजोल्यूशन तो ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि 2015 में श्रीलंका ने अपनी तरफ से कमिटमेंट दिए थे कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छा काम करेंगे, पर अभी तक कोई ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ है। तो दोबारा से इसका सेशन आएगा तो इंडिया का सपोर्ट चाहता है श्रीलंका इसे UNHRC में। तो अब देखने वाली बात यह है कि कैसे हम हमारे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेंगे। और श्रीलंका की तरफ से जो स्टेटमेंट आते हैं वो ये कि बोला हमारे बीच में जो लड़ाई है ना, वो केवल बोले जो फिशरमैन है, इंडियन और श्रीलंकन फिशरमैन है, उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है पाक स्ट्रेट वाले एरिया में, बोले उसके अलावा और कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं है। जबकि तमिल माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट है उनको जब तक सिक्योर नहीं किया जाएगा तब तक प्रॉब्लम आएगी। आपको पता है चोगम की एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जाना था मनमोहन सिंह जी को, एग्जैक्टली ईयर तो ध्यान नहीं है मुझे। उस टाइम पर तमिलनाडु की जो DMK पार्टी है ना, उसका सपोर्ट था सरकार में, और उस मीटिंग को अटेंड करने जाना था मनमोहन सिंह जी को, पर मनमोहन सिंह जी नहीं जा पाए क्योंकि UPA की सरकार थी। UPA का मतलब हो गया कोalition गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट में उनका सपोर्ट था, तो उन्होंने बोल दिया अगर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग को अटेंड करने जाते हैं, वो मीटिंग होस्ट कर रहा था श्रीलंका,
तो बोला हम हमारा सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, सरकार गिरने का केस आ गया था, देख लो आप। तो इस तरीके से क्या है, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी श्रीलंकन इश्यूज का असर है और श्रीलंका पर भी हमारा असर है। तो ऐसे में तमिल माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को हम इग्नोर नहीं करवा सकते। तो वो वाली बात है। अब आगे क्या होता है, ठीक है, अब बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है कमिंग डेज में, तो उसमें श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इन पर्सन अटेंड करेंगे, दैट मीन्स वो खुद जाएंगे पर्सनली उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो बाकी तो देखो श्रीलंका इंडिया रिलेशंस के बारे में और जो आर्टिकल्स आएंगे उनको और समझेंगे। फिलहाल जो था वो हमने देखा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन। इसमें देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो लास्ट मीटिंग है इस फाइनेंशियल ईयर की, उसमें अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू रखा है, ठीक है। इसका मतलब पॉलिसी रेट्स में कोई चेंजेस नहीं है। इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा रहा है कि जहां तक अंडर कंट्रोल रख लिया जाएगा, बट रियलिटी ये है कि कोर इन्फ्लेशन है वो अभी भी कंट्रोल में नहीं है। कोर का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पर एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन हम मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, तो एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गई और दूसरी कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ना, उसके कंपैरिजन में कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा हाइक कर रही है। अब हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन में डिफरेंस क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो फूड है वो और एनर्जी, दैट मीन्स फ्यूल, फूड एंड फ्यूल को अगर इंक्लूड कर दो तो आप हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हो, और उसमें से फूड एंड फ्यूल को निकाल दो तो वो कोर इन्फ्लेशन मेजरमेंट आ जाता है। तो देखने वाली बात यह है कि इन्फ्लेशन तो कहीं ना कहीं प्रेशर है, नो डाउट, क्योंकि देखो आरबीआई अगर लगातार अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू रखेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी अच्छे से मेंटेन रहेगी। लिक्विडिटी अच्छे से मेंटेन है तो डेट मीन्स डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई आपने अच्छे से नहीं की तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे या फिर आईएमएफ इनके द्वारा जो एक्सपेक्टेशन दी है कि हाँ जी हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाली है, उसके बजाय आरबीआई ने कंटिन्यू ये किया है कि हमारी इकोनॉमी जो है, क्योंकि यहाँ तो 8-9% के लगभग इकोनॉमिक ग्रोथ बताई है आईएमएफ ने भी, और इकोनॉमिक सर्वे जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है 2021-22 का उसमें, पर आरबीआई ने ये कहा है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी वो 7.8% के लगभग रहेगी, जो कि डिक्लाइन करेगी धीरे धीरे टाइम के साथ में, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि अभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फुल फ्लेजेडली नहीं आई है परफॉर्म करने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो इंटेंसिव कॉन्टेक्ट बेस्ड जो सर्विस सेक्टर है ना, वो काम नहीं कर रहा अभी भी, होटल टूरिज्म वो अभी रिवाइवल पे प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये थी अकोमोडेटिव स्टांस की बात। आगे चलते हैं। क्रूड ऑयल प्राइस है वो ऑलरेडी, महंगाई कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बढ़ रही है वो आपको पता ही है। दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इन परसूट ऑफ ग्रोथ। इस आर्टिकल में देखो बताया है धर्मकीर्ति जोशी जी ने कि भाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो कंटिन्यू है ही, कंजम्पशन लेड हम ग्रोथ भी इंश्योर करना चाहते हैं, और दूसरा बजट भी आ गया है तो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात की गई है। ओमिक्रॉन का जो टेंशन था वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर गया है, पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्लस भी हैं तो कुछ माइनस भी हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ की जो ट्रेजेक्ट्री रहेगी उस पर क्या क्या असर रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो आरबीआई ने स्टेटस को मेंटेन किया, आपको पता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को ज़्यादा चेंजेस के बारे में बात नहीं की गई है। इस फाइनेंशियल ईयर का ये लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग थी, इसमें ये एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन मतलब जो पॉलिसी है उसको अकोमोडेशन की बजाय हम किस तरफ जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन, मतलब इंटरेस्ट रेट को राइज करेगा, पर आरबीआई ने नहीं किया। दूसरी तरफ अगर देखें जो गवर्नमेंट के द्वारा मार्केट में बॉन्ड रिलीज किए जाते हैं बोरोइंग के लिए, और उनमें जो 10 ईयर की जो मेच्योरिटी वाले वो जो बॉन्ड्स हैं जो कि अब सरकार को अब रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। मान लो कि 2012-13 में कोई बॉन्ड रिलीज किए थे, अब डेफिनेटली 2012-13 के जो बॉन्ड 10 साल में मैच्योर हो गए 2022-23 में, तो इस केस में अब सरकार को वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा जो उस टाइम पे उधार लिया था, ठीक है। तो इस केस में उनकी यील्डिंग का मतलब उस पर जो ब्याज देना पड़ता है ना सरकार को, वो परसेंटेज ज़्यादा जा रहा है, तो इस वजह से भी सरकार को बड़ी चिंता आ रही है। दूसरी सरकार ने ये भी टारगेट किया है ना कि हम बोरोइंग ट्रिलियन रुपीज़ में करेंगे, 14 ट्रिलियन के लगभग पूरी एस्टिमेटेड बताया गया था उसमें ना। तो वो जो एक तरीके से मार्केट से पैसा उठाना है उस पर ब्याज अगर ज़्यादा देना पड़ेगा तो सरकार पे और ज़्यादा लोड आएगा, तो ये अपने आप में चैलेंज है। दूसरी तरफ अगर ग्लोबल सिचुएशन की बात करें तो बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं, या फिर जो यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में जो टेंशन चल रही है जिसकी वजह से जो एक एनर्जी सप्लाई में डिसरप्शन आए हैं, तो उन चीज़ों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो फॉरेन अफेयर्स की बात करें या फॉरेनर बैंक्स की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड
ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है जिसने अपनी इंटरेस्ट रेट राइज कर दी। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे तो मार्केट से जो पाउंड स्टर्लिंग है उसका सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा, और वो अगर रुकना शुरू हो गया तो इसका असर क्या पड़ेगा, रुपया मार्केट में ज़्यादा, पाउंड स्टर्लिंग कम, तो पाउंड स्टर्लिंग के कंपैरिजन में हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम चीज़ अभी आप की जा रही है फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए। देखो यूएसए के फेडरल रिजर्व का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम जो लेन देन करते हैं इंटरनेशनली वो सारा का सारा किस में होता है, डॉलर्स में। आज यूएसए में 7% के लगभग इन्फ्लेशन चल रही है, जो कि पिछले 40 सालों में हाईएस्ट है। तो फेडरल रिजर्व जिसका ये कहना था कि यूएसए में इन्फ्लेशन जो है वो केवल ट्रांजिशनरी है, दैट मीन्स कुछ दिनों की है, ख़त्म हो जाएगी, पर वो ट्रांजिशनरी ना रह करके वहाँ पर महंगाई लगातार बनी चली जा रही है। तो ऐसे में हॉकिश स्टांस लिया जा रहा है वहाँ पर। हॉकिश स्टांस का मतलब जल्दी से इंटरेस्ट रेट को ग्रैब किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जल्दी से मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है वहाँ का फेडरल रिजर्व, क्योंकि वहाँ पर डॉलर की वैल्यू डिक्लाइन हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई। अब क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की जाएगी, तो डॉलर्स की अगर सर्कुलेशन कम हो गई तो दूसरी तरफ रुपए की बात करें तो रुपए का सर्कुलेशन अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो वैसे इंटरनेशनल मार्केट में हमें प्रॉब्लम, कारण कि जो इंटरनेशनल मार्केट से जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया जाएगा, तो हमें लॉन्ग टर्म में वैसे नुकसान आएगा। ये एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ है जैसा यूएसए के फेडरल रिजर्व ने टेपर टेंट्रम किया था उस टाइम पर भी 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस था उससे निकालने के लिए सरकार ने बहुत पैसा मार्केट में फ्लड किया था, कहाँ की, यूएसए की गवर्नमेंट ने। ठीक है, पर फिर उसके बाद में 2013 में थोड़ा सा रिवाइवल जब आने लग गया यूएसए की इकोनॉमी का, तब उन्होंने अचानक से इंटरेस्ट रेट राइज कर दी थी और उसका नुकसान इंडिया को बहुत उठाना पड़ा था। ठीक है, आज तो चलो ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन से ज़्यादा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारी जीडीपी के कंपैरिजन में 2.5% से बहुत कम है, तो मतलब ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बट वल्नरेबिलिटीज़ हमारे यहाँ पर ज़्यादा क्या है, डोमेस्टिक डेट, सरकार पर जीडीपी का 90% से ज़्यादा कर्जा हो चुका है अगर स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिला दिया जाए तो ऐसे में आरबीआई भी है ना, वो रुपए को अभी इतना ज़्यादा रिलैक्स छोड़ के रखा है, जिसमें अभी रुपया थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है ना, तो थोड़ा ट्रेड ठीक कर रहा है। पर सिचुएशन इसी तरीके से अगर बिगड़ती चली गई, जैसे क्रूड ऑयल बढ़ते गए, प्राइस बढ़ गई, हमारे यहाँ पर सरकार पे ब्याज बढ़ता गया, कर्जा बढ़ता गया, तो बोलो वो रिस्क हो जाएगी। आज इन्फ्लेशन को टारगेट कितना किया हुआ है, 4 ± 2%, मतलब 2 से 6% के बीच में वेरी कर सकती है इन्फ्लेशन, पर इन्फ्लेशन का जो है वो अभी 5% से ज़्यादा चल रहा है, दैट मीन्स अपर जोन में चल रही है इन्फ्लेशन। तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं समझ के आगे चलना पड़ेगा। वैसे ठीक है कि आरबीआई ने ये बोला है कि आने वाले फिस्कल में, ये जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है 2022-23 का, इसमें हम 4.5% तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे, पर मुद्दा ये है कि वल्नरेबिलिटीज़ ख़त्म नहीं है ना, रिस्क बहुत बनी हुई है, जिसमें क्रूड ऑयल का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये चीज़ बताई जा रही है। दूसरा, अभी भी आरबीआई की तरफ से एक ही फोकस है, इकोनॉमिकल रिकवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि इन्फ्लेशन प्रेशर, क्योंकि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। 4.5% का अगर आरबीआई कर रहा है, इसीलिए अकोमोडेटिव स्टांस आरबीआई कंटिन्यू कर रहा है। बाकी तो देखो टाइम बताएगा क्या होता है, मॉनसून फेल होता है कि अच्छा रहता है, वो सारी चीज़ें और रहती हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला प्राइवेट सेक्टर एक ही है, वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, जब तक हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स क्रिएट नहीं होगी तब तक लोग रोजगार के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेंगे। तो ऐसे में हमारी मॉनसून पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल ऑफ मॉनसून। तो अब देखते हैं क्या है होता है इस जुए में, आउटकम क्या निकलता है। तो ये सिनेरियो से क्या समझ में आता है आपको कि इंडियन इकोनॉमी में हम कभी भी कुछ भी डिज़ाइन करते हैं ना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद में जितना इंटीग्रेशन इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबल वर्ल्ड से हुआ है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल इश्यूज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि हमारी यहाँ पर पॉलिसीज़ बनती है उसमें हम इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसका कितना कंसिडरेशन पुट करते हैं। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल्स थे जो हमें देखने थे। ये आर्टिकल आई ऑन पब्लिक फाइनेंसेस को आप खुद से पढ़ोगे। ओके, तो डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो देख लिए। थैंक यू वेरी मच।